तो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत की थी हमने, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो एक्ट है ये बेस माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। रेगुलेटिंग का मीन्स ही होता है किसी चीज को चलाते रहना या कंट्रोल करना, यानी रेगुलेट करना। ये पूरी तरीके से पावर नहीं ले पाया था, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, रेगुलेटिंग बोला था। इसमें पहली बार हमको इंडिया में गवर्नर अपॉइंट होते हुए दिखे। गवर्नर 3 जगह पे अपॉइंट किए गए, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल वाला जो गवर्नर था उसको मेन हेड बना दिया गया, बाकी 2 गवर्नर का, मद्रास और बॉम्बे वाले का। ये थी कहानी, यानी मद्रास बॉम्बे में भी गवर्नर है, पर वो अब डायरेक्टली बंगाल वाले गवर्नर के अंडर में आते थे। इसी को हमने बोला कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे जो बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हमको 1935 में स्टैब्लिश होता हुआ दिखा यहाँ पे, जो कि कैलकाटा में सेटअप हुआ, और 1950 में ये शिफ्ट हो गया दिल्ली में। और यहाँ पे जो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज बने, उनको जो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जज होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस, और बाकी जितने जज होते हैं उनको हम बोलते हैं सिर्फ जस्टिस। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो चीफ जस्टिस वो जो मेन होता है, तो जो पहले चीफ जस्टिस बने वो थे सर एलिजा एम्पे। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, ये एडिशनल पॉइंट लिखाता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि मुझे याद आ जाता है तो मैं लिखवा देता हूं। जो पहली बार हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी उसका कंपोजिशन क्या था, अक्सर ये सवाल आता है। कंपोजिशन यानी कितने लोग थे टोटल उसके अंदर। कंपोजिशन बेसिकली क्या था, इसके अंदर 5 लोग थे। कभी कभी सीधे ये वाला भी आता है, इसमें और भी ऑप्शन होंगे, या फिर ऐसा होता है कि 1+4 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो सही आंसर ये है। अगर एग्जाम में पूछता है कि चीफ जस्टिस और उनके साथ कितने जजेस थे, तो चीफ जस्टिस 1 थे, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं सीजे, और जस्टिस कितने थे, 4 थे, तो सीजे प्लस जस्टिस कितने थे, 5 थे। ठीक है, और अगर एग्जाम में पूछता है कि चीफ जस्टिस के अलावा कितने जज थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे चीफ जस्टिस के अलावा अगर पूछेगा, चीफ जस्टिस को हटा करके कितने थे, तो 4 थे। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पूछता है टोटल कितने जजेस थे, तो बेटा क्या आंसर होगा, टोटल कितने जजेस थे, 5। बिल्कुल, तो यानी कि सीजे को भी आप काउंट करोगे उसके अंदर, जब टोटल पूछेगा तो टोटल कितने जजेस थे, 5 थे। तो ये अक्सर आते हैं कंपोजिशन वाला क्वेश्चन, उस टाइम कितने थे और आज कितने जजेस हैं, ये 2 सवाल आते हैं। और ये आज वाला ज्यादा आता है कि आज के टाइम में, यानी 2025 चल रहा है, तो 2025 टोटल कितने जजेस हैं हमारे। तो ये आपको आइडिया है। किसी को यहाँ पे ऑनलाइन किसी ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक है, यास्मीन ने किया, ठीक है। हाँ, कितने जजेस हैं, 34 हैं, इंक्लूडिंग सीजीआई या विदाउट चीफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास आज की डेट में, अगर मैं 2025 की बात करूं, तो हमारे पास 34 जजेस हैं, जिसमें ऐसे में लिख सकता हूं 33+1, यानी 33 जज और 1 सीजीआई। ये भी सही है और ये भी सही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन एग्जाम में दिया हो तो वो गलत है। ये प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है खास तौर से। रेगुलेटिंग एक्ट में जो आपको ध्यान देना है, एक तो यहाँ पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई 1600 में एक रेगुलेटिंग एक्ट हमारा पहला एक्ट था, लगा फर्स्ट एक्ट था। ठीक है, उसके बाद ये बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह माना जाता है। इसकी मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, गवर्नर पहले कहाँ कहाँ अपॉइंट हुए, तो 3 जगह गवर्नर अपॉइंट हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो मेन जो बना दिया गया वो बंगाल वाले को कंट्रोल दे दिया गया था। जो बंगाल वाला बना उसे फर्स्ट गवर्नर जनरल बोला गया, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट हमारी स्टैब्लिश कहाँ हुई, कैलकाटा में हुई। एक सवाल ये 1935, बाद में दिल्ली। ठीक है, ये होगा। और एलिजा एम्पेस के क्या बने, पहले चीफ जस्टिस बने। इस एक्ट में इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल ये भी आ सकता है, चीफ जस्टिस कौन से एक्ट से बने थे, तब इसी को उल्टा पूछ लेगा। या फिर जो सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश हुई थी उसका एक्ट कौन सा था। इस तरीके से आपके इसी पोर्शन में से 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, एज इट इज आपको पढ़ने का, कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है पिट्स इंडिया एक्ट। नाउ व्हाट इज पिट्स इंडिया एक्ट। तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स साहब के नाम पे था। ठीक है, इसके 2 और नाम थे, बल्कि एक और नाम था। वो नाम क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट आया कब, 1784 में। ये किसके नाम पे था, पिट्स साहब के नाम पे था। मैंने कल कहा था कि इस पे एक मैं कहानी बताऊंगा। ठीक है, एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि रियल है और थोड़ी फनी है। छोटी सी स्टोरी मैं अभी बता दूंगा। इसके बाद क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट का एक और नाम था, ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ईयर वही रहेगा क्योंकि सेम ही है। तो अगर EIC एक्ट लिख कर के आया तो इसी की शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके ही 2 नाम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने पहले एक अपने हिसाब से अच्छा एक्ट बनाया, ये वाला तो सिर्फ ट्रायल वाला था। इसमें उन्होंने प्रॉपर वर्क किया। इसका मकसद क्या था, अब यहाँ आओ। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, यहाँ दिए हुए। वॉरेन हेस्टिंग साहब जो हैं उनको वापस बुलाना, फॉर रिकॉलिंग वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड इम्पे। हु इज लॉर्ड इम्पे, ये वापस आएगा। लॉर्ड इम्पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जो यानी पिछले एक्ट में जो 2 मेन लोग थे, एक सुप्रीम कोर्ट के हेड और एक कौन, जो इंडिया के गवर्नर जनरल। यानी अगर हम बोले तो इंडिया में 2 बड़ी पोस्ट जो थी उस टाइम पे, उन दोनों के जो मेन लीडर थे
अगले एक्ट में जो पिट साहब आए, उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि इन लोग को इंडिया से वापस भेज दिया जाए उनकी कंट्री, यानी कौन सा, ब्रिटेन, लंदन, जहां से भी वो बिलोंग करते थे एग्जैक्टली, ठीक है। उसकी अगली लाइन अगर आप देखिए, नीचे लिखा है सेकंड लाइन में कि बट नॉट सक्सीडेड, ठीक है। अगर उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, बट नॉट सक्सीडेड, यानी इस कानून को लाने का मकसद ही ये था कि पिछले कानून को खत्म किया जाए। तो कानून तो खत्म कर देगा, लेकिन उसके जो कर्ता धर्ता थे उन्हें भी वापस भेजा जाए, पर ये कामयाब नहीं हो पाए। कौन, पिट्स इंडिया एक्ट के जो मेन कर्ता धर्ता थे। कहानी क्या थी यहाँ पे अगर आप देखें कितने साल का डिफरेंस है एक एक्ट में, अगर आप देखिए 11 साल का डिफरेंस है। यानी नॉर्मली ऐसा माना जाता था, और आज भी एक क्राइटेरिया है कि नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट बने या कोई पोजीशन संभाले तो नॉर्मली 5 साल एक टाइम लेकर चला जाता है। किसी का टेन्योर जो होता है वो लगभग 5 साल के लिए, 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट आए या फिर कुछ भी नया हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज थी कि जो ब्रिटिशर थे इनकी कोशिश थी कि 5 साल के बाद हम भी वहां के हेड बने, जो इनके बराबर के ऑफिसर जो लंदन में बैठे हुए थे। हर ऑफिसर इंडिया आना चाहता था। इंडिया क्यों आना चाहता था, अपनी फैमिली के साथ, यहाँ रिसोर्सेज बहुत थे इंडिया में, और जो आए थे वो इंजॉय बहुत कर रहे थे ये पहले वाले, क्योंकि हेड वही थे सारे उनके। अच्छा, यही ऑफिसर बराबर पोजीशन में लंदन में बैठे थे तो उनको वो मजा नहीं मिल पा रहा था वहां पे जो यहाँ मिल सकता था इंडिया में। एक तो ये बात थी, क्योंकि यहाँ पे वो आप अपने मालिक हुए तो वहां रानी के अंडर में आपको सीधे बैठना पड़ा। एक कहानी ये भी थी कि भाई जितने भी ऑफिसर हैं उनकी वाइफ भी तो होंगी, शादीशुदा थे सब, तो क्या तो उनकी वाइफ ने, फनी कहानी क्या है कि इनकी वाइफ ने, जो ये पिट साहब की वाइफ है या जो इसमें जो भी विलियम पिट, देख रहे हैं ये विलियम पिट कौन थे, इनके बारे में पहले देख लो। ये उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे। किस टाइम पे, 1784 के पीरियड में ये कौन थे, ब्रिटेन के पीएम चल रहे थे। इन्होंने ये कानून वहीं से बैठे बैठे बनाया, ठीक है। इन्होंने अपने बंदे यहाँ भेजने चाहिए, जो कि ये कामयाब नहीं हुए। यानी अगर ये कामयाब नहीं हुए इसका मतलब क्या हो, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड इम्पे तब भी इंडिया ही में रहे होंगे जब ये कानून बना, और इसके बाद भी रहे होंगे, क्योंकि कामयाब तो ही नहीं, यानी इसके बाद भी कंटिन्यू किया। और इसके अगले वाले एक्ट में, बल्कि उसके भी अगले वाले एक्ट में जाकर के आपका पोजीशन चेंज होती है। इस टाइम जो भी गवर्नर जनरल चल रहा था वो कंटिन्यू करता है पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में भी, ठीक है। यानी उनको आप हटा नहीं पाए। तो उनकी बीवियों ने बेसिकली पिट्स, ये जो थे विलियम पिट साहब की बीवी और रॉयल फैमिली के जितने भी लोग थे, उन्होंने भड़काया कि यार वहां जो वुमेन रह रही हैं वो उनके बड़े ऐशो आराम है, उनकी वाइफ गोल्ड की चेन और पता नहीं क्या क्या एंजॉय करी, इंडिया के सारे रिसोर्सेज कर रही हैं, हम लोग क्यों नहीं एंजॉय करें, हमारी क्या गलती है, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, ठीक है, चलो। और उनको हटाओ, वारेन हेस्टिंग के दिन पूरे हो गए, उन्हें वापस बुलाओ, लॉर्ड इम्पे को अब तुम चलो या फिर किसी और को भेजो, जिससे कि हम लोग भी गोल्ड वोल्ड पूरा रिसोर्सेज ले आए, हम लोग भी थोड़ा घूमे यार, एंजॉय करें, इस तरीके की चीज। ये कहानी थी, ठीक है। उनके भड़कावे में आके इन्होंने ये कानून लाया, जबकि ये लोग काम बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब इनके हिसाब से ये लोग काम, इंडिया के हिसाब से नहीं, बल्कि कोई इनको बड़े पसंद थे, ठीक है। लेकिन इनके हिसाब से इनको जलन हो रही थी, मेरे बराबर का आदमी, वो ज्यादा अथॉरिटी, मतलब बराबर पावर है लेकिन इंजॉय वो ज्यादा कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कामयाब नहीं हुए, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बेइज्जती भी बहुत हुई इनकी। और क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग क्योंकि इंडिया में सारा पैसा बहुत, तो पैसा भेजते थे, बाकी हिसाब अपने पास रख लेते, बताते नहीं थे कोई इनको, अच्छा खासा पैसा इनके पास था उस टाइम। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन में वोटिंग होती थी, जब भी किसी गवर्नर या गवर्नर जनरल को इंडिया में चेंज करना होता तो ब्रिटेन पार्लियामेंट में वोटिंग होती थी कि अगला कौन, या फिर इन्हीं को कंटिन्यू कराया जाए, ठीक है। तो वोटिंग में इन्होंने जितने लोग वोट देते थे उनको पैसे देके खरीद लिया, जेवरात देके खरीद लिया। तो क्या हुआ, सब बिक गए, क्योंकि पैसा बहुत था, इनके अपने पॉकेट से तो जा नहीं रहा था। तो ये लोग फिर कंटिन्यू, ये थी कहानी, इनको वापस नहीं बोला पाया, बट नॉट सक्सीडेड। तो ये थी कहानी, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली इसका नाम पूछेगा, इसके अलावा क्या पूछेगा, एक्ट किसके नाम पे था, तो विलियम पिट के नाम पे था। विलियम पिट कौन थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, कंपनी बिकेम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस वाले एक्ट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दबाने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को, सबऑर्डिनेट बनाने की कोशिश की। यानी यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी पावरफुल थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसके ये प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला कि तुम हमारे अंडर में काम करोगे, ठीक है। जिसमें पीएम साहब सक्सीड नहीं कर पाए, ठीक है। एज इन द प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वेयर द गवर्नमेंट ओनली सॉट टू रेगुलेट मैटर्स। पिछले एक्ट में क्या होता था, गवर्नमेंट यानी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी क्या करती थी, सिर्फ मैटर सुलझाने का काम करती थी, नॉट टेक ओवर, और पूरा जिम्मेदारी खुद नहीं लेती थी। पर इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की कोशिश की विलियम पिट साहब ने, और खाली रेगुलेट मैटर करने से बचते दिखे। ये कहानी थी। मतलब इसमें पढ़ना क्या है बेटा, सिर्फ इतना कि विलियम पिट के बारे में, और क्या था तो दूसरा नाम, अब किस लिए हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड इम्पे को वापस लाने के लिए। इंडियंस के लिए नहीं कानून बनाते, ये कानून बनाते इनके अपने लोगों के। ये पहला ही और आखिरी ऐसा कानून था जो इनके अपने लोगों के लिए बना, ठीक है। अगले पॉइंट पे आओ। चार्टर एक्ट हमने 4 पढ़े थे पुरानी शीट पे, तो जो एक एक्स्ट्रा है वो आप देख लीजिएगा, उसमें उतना ही पढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इस वाले में मैंने रिमूव कर दिया है। इसमें मैंने 3 चार्टर एक्ट दिए हैं बस, 1813 वाला, एक इससे पहले था वो आपको देखना होगा, और 1833 वाला और 1853 वाला, 3 चार्टर एक्ट मैंने यहाँ पे दिए। 1813 वाले का भी नाम एक और था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। यानी जैसे कि इस वाले का नाम भी था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, वैसे इसका नाम भी था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, इस वाले और इस वाले में फर्क है, ईयर का फर्क है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर इसका पूछता है तो नाम तो वही रहेगा, ईयर आपको बस देख लेना होगा 1800। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया पॉलिसी कटेल, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा दबा दिया गया, उनकी पॉलिसीज पे थोड़ा सा विराम लगाया गया कि आप हर चीज खुद नहीं कर सकते,
ठीक है, आप यहाँ रूल करिए, लेकिन क्या है, आपको अब हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साफ बोला, ठीक है। 1 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने बताया था पहले कि इंडियन एजुकेशन की या एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, सिविल सर्विसेज की बात की थी, बार मैंने बताया था। यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि पहली बार इस वाले एक्ट में एक कानून बनाया गया कि इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा और इंडियंस की एजुकेशन पे 1 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाएगा। यानी इंडियंस को पढ़ाया भी जाएगा और साथ में उन पे इनके लिए बजट भी फाइनल किया गया कि इंडियंस जो पढ़ेंगे उनको कितने खर्चे में पढ़ाया जाएगा। यानी जो भी उनको पढ़ाने वाले को पैसा लेगा ना, अब चाहे वो ब्रिटिशर ही पढ़ाए, ठीक है, तो उसका कितना हम स्पेंड कर सकते हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन तो हमेशा से बहुत रही है, तो 1 लाख रुपए सालाना स्पेंड होगा। 1 लाख रुपए उस जमाने के सालाना बहुत होता है, ठीक है। अब आइए, फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज टू ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड एंगेज इन रिलीजियस प्रोजिलिटाइजेशन। इसको अंडरलाइन कर लेना, दिस इज अ लीगल इंग्लिश वर्ड, ठीक है। मिशनरीज कौन होते हैं बेटा? मिशनरीज कौन से लोग होते हैं? एनी गेस? ऑनलाइन, ऑनलाइन भी बताएं, हु आर मिशनरीज? एनी गेस? और ये तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मिशनरीज कौन होते हैं? आई थिंक आपको सेंटेंस पढ़ के शायद समझ में आ रहा हो। बिल्कुल ठीक है, जो एक मिशन पे निकले हो रिलीजन को कन्वर्ट कराने में, किसी और का रिलीजन बदलवाने पे, दे आर मिशनरीज। बेसिकली रिलीजियस मिशन पे निकले हो, ठीक है। ये जो प्रोजिलाइजेशन वो पीरियड कहलाता था जहां पे आप किसी और को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करते थे, उस पीरियड को हम बोलते थे प्रोजिलिटाइजेशन के नाम से जानते थे। तो बेसिकली इस लाइन में क्या कह रहा है कि इस कानून को लाने का एक मकसद और था, और बाहर से जब कोई आ ही रहा है इंडियंस को पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाते पढ़ाते में उनका माइंड कन्वर्ट करने की कोशिश करता था कि जितने लोग इंडियंस को हम पढ़ा रहे हैं वो तो इंडियंस ही हैं, हमको धोखा देंगे, इनका ये मानना था। तो क्यों ना उन इंडियंस को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्या यार, वो इंडियंस नहीं रहेंगे, फिर वो क्रिश्चियन हो जाएंगे, तो हमारे भाई हो जाएंगे, तो हम उन पर स्पेंड करें तो हमारा पैसा वेस्ट करना या जो भी लगाना वो वसूल हो जाएगा। क्यों नहीं इनके टीचिंग में ऐसा सब्जेक्ट डाल रहे, कुछ भी ऐसा कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ है, बेसिकली क्या है, हमारे तरफ आ जाए और जो भी उनका धर्म है, हिंदू मुस्लिम, वो छोड़ दें, ठीक है। ये भी एक कोशिश की गई थी इस टाइम पर, बहुत ज्यादा लोगों को कन्वर्ट भी करा दिया गया, डरा के भी, धमका भी के भी और पढ़ा के भी, ठीक है। ये उस टाइम पे हुआ था इस एक्ट में, ठीक है। हर एक्ट की कुछ खास बात है, इसकी ये वाली खास बात थी। इसके बाद ये चीज ज्यादा दिन नहीं चली तो एक नया कानून आया, और इस टाइम पे ये भी फैसला हुआ था कि हर 20 साल पे हम नया कानून लाएंगे। पहले पढ़ाया था, और 20 साल के गैप पे फिर अगला कानून आता है। इसका 2 नाम रखा गया, इसके 2 नाम थे। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हमने एक्ट बनाया, लोगों को दिल, मतलब लोगों का दिल अपनी तरफ लाने के लिए, ठीक है। और दूसरा नाम था इसका सेंट हेलेना, क्योंकि जिन्होंने ये एक्ट बनाया था उनका नाम था सेंट हेलेना, तो उनके नाम पे एक्ट था। अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा चार्टर एक्ट सेंट हेलेना के नाम से भी जाना जाता, तो 1833 में, ठीक है। अब टिल नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस। अब तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारे काम कर रही थी, भली उनकी पावर थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन सारे काम कौन कर रहा था इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और सारे काम से क्या मतलब है? 2 हिस्से होते हैं सारे काम का मतलब, यानी इंडिया अगर गवर्नमेंट चलाएंगे तो पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिक्स चलाना, और दूसरा कमर्शियल, यानी पैसे वाला या लेन देन वाला काम करना, बिजनेस वाला काम करना। एंडिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, इस वाले एक्ट में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को और रोका गया, और इसको बोला गया कि अब आप ब्रिटिश क्राउन को जो भी कुछ करेंगे, सारी खबर, एक एक चीज की खबर किसको होनी चाहिए? रानी को, ब्रिटिश क्राउन को होनी चाहिए, ठीक है। दिस एक्ट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री, और इस एक्ट से हमको पहली बार पता चला ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर पूछता है नॉर्मली कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन कौन से एक्ट से आया, तो चार्टर एक्ट। मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स की जो एरिया थे उनको बांटा गया, उनके हिस्सों को थोड़ा बाइफरकेट किया गया, कुछ रानी को भी इंफॉर्मेशन दी गई, ये सारी चीज। अब आइए, इसमें क्या हुआ, सबसे मेन पॉइंट जो बोल्ड में मैंने पहले ही कर रखा है, जितने बोल्ड है ना वो ज्यादा मेन पॉइंट, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कन्वर्टेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी वाले एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहे थे, इस वाले एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए। बंगाल को उन्होंने आप प्रायोरिटी देना बंद की। बंगाल का क्या होता है मतलब, अब उन्होंने बोला कि हम तो पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है। अब ये जो बंदे बने, इनका नाम क्या था? सर विलियम बेंटिक, जो नए आपके गवर्नर जनरल बने इंडिया के। इस टाइम, इससे पहले तक गवर्नर के साथ 4 लोग हुआ करते थे उनको असिस्ट करने वाले काउंसिल्स में, ठीक है। अर्लियर देयर आर 4 काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर, गवर्नर के अलावा 4 लोग होते थे जो उनकी सलाहकार की भूमिका निभाते थे। नाउ देयर आर 4, अब भी 4 ही थे इस एक्ट में भी, पर इस एक्ट में पहली बार क्या हुआ, एक इंडियन को भी या एक लॉ मेंबर को भी इंक्लूड किया गया, यानी एक कानून के जानकार को भी। मतलब पहले तो काउंसिल में कोई भी हो सकता था, मैथमेटिक्स वाला भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, लेकिन अब क्या बोला कि गवर्नर के साथ 4 लोग होंगे, 4 में से एक बंदा जो जिसको एडवोकेट या फिर लॉ, जो लीगल बैकग्राउंड का एक वो होगा, एक लॉ मेंबर होगा। अब यहां सवाल आएगा कि अब एक लॉ मेंबर लिया तो पहले लॉ मेंबर कौन बने, ठीक है, एक सवाल ये आएगा। क्या तो इस रेशियो क्या हो गया, 3+1, यानी 3 लोग तो उनके होंगे, और एक कोई भी लॉ मेंबर, इंडियन भी हो सकता है, ब्रिटिश भी हो सकता है, ठीक है, वो लॉ मेंबर होगा। तो इसमें क्या है, पहला जो लॉ मेंबर बनाया वो इंडिया ही से बना है, क्योंकि इंडिया में वकालत जो लोग बाहर से पढ़ के आ रहे थे, जैसे गांधी जी भी गए थे बहुत सारे लोग, उनकी वकालत इनके वकीलों से ज्यादा अच्छी थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, इंडियंस रहेंगे तो हमारे अंडर में, इंडियन ही को बना दो। तो जब कोई भी चीज बनती है तो जाहिर सी बात है उसकी कमीशन या फिर उसकी एक बॉडी भी बनेगी जिसके अंदर वो बैठेगा, इंचार्ज होगा। तो क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, इंडियन लॉ कमीशन आई पहली बार, जो आज भी है इंडियन लॉ, जिसके तहत आप लोग भी एग्जाम देते हो, मैं भी देता हूँ, सब लोग देते हैं, वो इंडियन लॉ कमीशन यहाँ सेटअप हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसके पहले लॉ मेंबर जो बने, लेकिन इसके पहले लॉ मेंबर किसको बनाया उन्होंने,
डिस्कशन हुआ इंडियंस एडवोकेट के बारे में, लेकिन बनाया नहीं। इसमें जिसको बनाया क्या नाम है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले साहब को इसका पहला मेंबर बनाया। वोटिंग इंडियंस की ही ज्यादा थी, पर क्या हुआ, इन्होंने फिर लास्ट में इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने क्या किया, वोटिंग छोड़ो, हमारी मर्जी है, शायद इंडियंस धोखा दे जाए या कुछ भी, क्योंकि ये 1857 की रिवोल्ट की तरफ बढ़ा है, इस टाइम पे विद्रोह शुरू हो गए थे, तो इनको डर था कि इंडियंस कहीं हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए क्या करो, हमारा ही बंदा बना दो एंड में। तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, एज इट इज आता है कि हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडिया। अगर पूछेगा इंडियन लॉ मेंबर, वहां पे इंडियन का नाम आएगा, लेकिन अगर पूछेगा नॉर्मली फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडिया, तो वो कौन था, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले, याद कर लो मैकुले बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद जो पहली लॉ कमीशन थी, जाहिर सी बात है यही लॉ कमीशन वो किसके अंडर में थी, इन्हीं के अंडर में, क्योंकि ये इसके इंचार्ज थे लॉर्ड बेबिंगटन मैकुले साहब के अंडर, ये इसके चेयरमैन बन गए इसके, ठीक है। उसके 20 साल बाद फिर नया एक्ट आता है, जरूरत नहीं थी लेकिन क्योंकि कमिटमेंट कर दिया था कि हर 20 साल में हम नया कानून लाएंगे, तो 20 साल होती है इन्होंने नया कानून लाया। अब चार्टर एक्ट 1853 वाला आता है, इसके बारे में कोई खासियत नहीं है इतनी। ये क्या था, ये चार्टर एक्ट जो चार थे उसमें से सबसे लास्ट ये था, लास्ट चार्टर एक्ट था। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट होती है यहां से, इंडियंस को पहली बार सिविल सर्विसेज में मौका दिया जाता है यहाँ पे। एजुकेशन शुरू पहले ही हो गई थी, लेकिन एग्जाम देने का मौका यहाँ मिला है उनको, इससे पहले वो कलर पुलर की जॉब करते थे, यहाँ पे उनको ऑफिसर रैंक वाला मौका मिला है। ये जो मौका दिया है किसने दिया है, मैकुले कमेटी, जो कि जिसको मैकुले साहब ही हेड कर रहे थे ऊपर। ये मौका इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला एग्जाम या फिर पहला मौका इंडियंस के लिए वो 1854 में आया, जहां पे इंडिया को अपने पहली सिविल सर्विसेज का एग्जाम मिला, फर्स्ट सिविल सर्विसेज। तो हम जब भी सिविल सर्विसेज आईएसपीसी को डोनेट करते हैं, उसको हर से डोनेट करते हैं, ठीक है, मतलब इसका जेंडर फीमेल माना जाता है, हर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए के बाद आता है, इसमें क्या पढ़ना है, पहली सिविल सर्विसेज कब है, 1854 में। इसके अंडर या किसकी कमिटी से है, तो मैकुले साहब की कमिटी से। मैकुले कौन थे, तो पहले लॉ कमीशन के मेंबर थे या चेयरमैन थे, मेंबर नहीं चेयरमैन थे, सही आंसर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 वाला, इसका भी भाई दो तीन नाम है, देख लो कि एक नाम है, ठीक है, क्या नाम है, गुड गवर्नमेंट। अब देखो 1858 कब आया, 1857 के बाद आया है। मैंने लिख के बताया था अपनी क्लास में पिछली वाली में कि इसका एक और नाम था गुड। गुड क्यों रखा गया था, क्योंकि रानी आ गई थी, रानी को क्या करना था, लोगों का विश्वास जीतना, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा ही नाम रखो लोगों को सुन के भी अच्छा लगे, गुड, तो गुड रख दिया उन्होंने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्ट। तो पिछले वाले का नाम क्या था बेटा, ऊपर वाले का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें तो इसका कोई दूसरा नाम था नहीं, इसी के नाम में क्या करा उन्होंने, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए गुड लगा दिया बस। अब आगे आओ, इसमें क्या हुआ, अब आई है तो भाई कुछ तो नया करेंगे, तो क्या नया करें, कुछ था नहीं करने को, तो वाइसरॉय की पोस्ट क्रिएट कर दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हटाकर, ठीक है, ये 1858 में हुआ है। अब क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का या फिर ब्रिटिश क्राउन का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां की पार्लियामेंट को बोला जाता है, जहां रानी और पीएम बैठ के चलाते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां की पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट को नॉर्मली पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। या तो ये लिख दूं या ब्रिटिश क्राउन लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। दिस मतलब एक बात नहीं है, ये पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में बैठती कौन है, रानी ही बैठती है सबसे सीनियर, और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। दिस 1858 एक्ट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ, ये एक्ट क्यों आया, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो गया था। वैसे अगर नॉर्मली देखें तो अगला क्या आना था, चार्टर एक्ट आना था 20 साल बाद, यानी 1873 में एक और आता चार्टर एक्ट, जो कि कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए जल्दी जल्दी बीच में ही इनको क्या है, 5 साल के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना पड़ा, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट को और भी नाम से जाना जाता है, जिसमें इसका एक और नाम है इंडियन म्यूटिनी, ये 1857 रिवोल्ट का ही दूसरा नाम है। इसी का एक और नाम है सिपाही म्यूटिनी, यानी जो सिपाही होते हैं उनकी म्यूटिनी, टुकड़ियां छोटी छोटी, उनके नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ में जो मैं अक्सर बोलता हूँ, फर्स्ट वॉर, पहली लड़ाई इंडिपेंडेंस की लड़ी गई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोला जाता है। अब इसमें जो वाइसरॉय तो बन गए पहले, हमारे वाइसरॉय बने कौन, हमारे पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। अब 3 पोस्ट हो गई बेटा, बल्कि 4 पोस्ट हो गई या 5 पोस्ट हो गई, सॉरी, एक रिवीजन मार लेते हैं। पहली पोस्ट हमारी गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल बंगाल की, उनका नाम क्या था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नहीं नहीं, क्या बोला पहले आपने, लॉर्ड वॉर्ड नहीं थे वो, वॉरेन हेस्टिंग थे, WH है ना, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉरेन बेंटिक, सब में वॉरेन लगा दो, है लॉर्ड बेंटिक, ठीक है। तीसरा सवाल, पहले लॉ कमीशन के मेंबर, बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एलिजा इम्पे, इम्पे। और अब लास्ट 5वां जो इसमें नाम है इंपॉर्टेंट, वो कौन है, पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये 5 पोस्ट तो रट जाओ। अब आओ इंडियन काउंसिल एक्ट 19, अब हम 18th सेंचुरी से निकल गए, अब हम 19th सेंचुरी में आ रहे हैं, जहां पे हमको आजादी भी मिलती है। 1909 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, अगेन इंडियंस को खुद करने के लिए, उसमें बोला कि काउंसिल्स में इंडियंस की तादाद बढ़ाई जाएगी, इसलिए नाम रख दिया इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका एक और नाम था मॉडल मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि यही सेक्रेटरी और यही वाइसरॉय थे उस टाइम के, इसलिए इनके नाम पे भी था। तो जय जॉन मॉडले इनका पूरा नाम है, ये सेक्रेटरी थे, और मिंटो साहब क्या थे, इनका पूरा नाम था लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लगाते थे रिस्पेक्ट में, लॉर्ड मिंटो यानी वाइसरॉय उस टाइम के थे।
इसमें पहली बार मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शन कराने का अनाउंसमेंट किया गया, जिसकी वजह से मकसद इनका क्या था कि लोगों को तोड़ो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दो। सिर्फ मुस्लिम्स का अलग लिस्ट निकाल दी कि हिंदुओं के बारे में कोई बात ही नहीं कही। ऑब्वियसली बात है, दूसरी कम्युनिटी भड़केगी कि हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा गया, ठीक है। तो कम्युनल हार्मनी यहाँ पे शुरू हो जाती है, जो इनका प्लान था वो हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दंगा शुरू हो जाता है। इसका मकसद क्या था, इनको क्या फायदा मिल रहा था? इनको फायदा मिल रहा था कि हम और कुछ दिन टिक जाएंगे, ये लोग लड़ते रहेंगे, हम टिके रहेंगे, भाई हम पे ही भरोसा करेंगे फिर ये लोग, ठीक है। अब क्या था, इससे पहले तक 4 मेंबर चल रहे थे काउंसिल में, यहाँ पे काउंसिल में 60 मेंबर कर दिए गए, इसलिए नाम है इंडियन काउंसिल। काउंसिल की तादाद बढ़ा दी गई सलाहकारों की। अब वाइसराय के 60 काउंसिल हुआ करते थे वाइसराय के अलावा, इसमें पहली बार इंडियंस को भी रखा गया। अब जाके इंडियंस को इंक्लूड किया गया इसमें, तो एक ही को रखा था। तो अब ये छठा नाम आ रहा है इंपॉर्टेंट, जो पहले काउंसिल के मेंबर बने इंडिया के, वो कौन थे, ठीक है। इनका नाम है एसपी सिन्हा। ये भी सवाल आता है, एसपी सिन्हा का फुल फॉर्म है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक। अक्सर ना शॉर्ट फॉर्म आती है एग्जाम में, मैंने फुल नाम भी लिख दिया इनकेस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या थे, फर्स्ट इंडियन मेंबर इन काउंसिल। तो ये कोई खास बात नहीं थी, नहीं सर बहुत ज्यादा खास बात थी, क्योंकि पहला ऐसा इंसान बना था जिसको भरोसा करके किसी इंडियन को अपने ऑफिस में बैठाया था एज एन मेंबर ऑफ द वाइसराय। तो ब्रिटिशर किसी पे जल्दी यकीन नहीं करते थे, ये ब्रिटिशर के खास लोगों में गिने जाते थे, तो बड़ी बात है, और इनकी बात सुनी जाती थी, ठीक है। काउंसिल मेंबर थे, इनकी बात का वेटेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अगला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 10 साल के बाद एक और एक्ट आता है। इसका एक और नाम था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसको जाना था। इसमें कुछ रिफॉर्म हुआ था, कुछ रिफॉर्म मतलब होता है कुछ नया होना, कुछ चेंज होना, ठीक है। द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एडविन मॉन्टेग्यू। तो भाई जिनकी रिपोर्ट पे ये एक्ट था, उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रख दिया गया, एडविन मॉन्टेग्यू, यानी मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। द देन सेक्रेटरी थे कौन, एडविन मॉन्टेग्यू। इस टाइम पे इस एक्ट में कौन थे, इंडिया के सेक्रेटरी चल रहे थे, 1919 में इंडिया के सेक्रेटरी। हेलो, कूलर कान पे से बंद करो तब समझ में आएगा है? चलो चलो, ओके। कहाँ थे बेटा हम लोग, एडविन मॉन्टेग्यू को सेक्रेटरी बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड लॉर्ड क्लेंसफोर्ड कौन थे, जिनके नाम पे एक्ट था। ऑब्वियस बात है, दोनों के नाम पे एक्ट था, सेक्रेटरी ये हो गए, ये आपके वाइसराय हो गए। तो क्लेंसफोर्ड कौन थे, वाइसराय। अब ये इतने वाइसराय ये वाले लोग नहीं पूछे जाते थे, जितने मैंने जो नाम अभी गिनाए थे 5, और ये छठा ये काउंसिल का मेंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आइए, ये रहे सेक्रेटरी और वाइसराय 1916 से 1921 तक, इन्हीं के बीच में एक्ट आता है। इस टाइम पे हमको पहली बार डायर की डिपार्टमेंट देखना। डायर की मैंने बताया था, गवर्नमेंट को बांटने वाला कोई भी हिस्सा, यानी 2 कर देना, या तो ड्यूल भी बोल सकते हो उसको। डायर की इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट और रिस्पॉन्सिबल। डायर के से फायदा क्या हुआ, जो गवर्नमेंट हिस्सों में बांट देगी, सेंट्रल और स्टेट, तो दोनों गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई कि यार अगर हम और सही से काम नहीं करेंगे शायद हमारे भी टुकड़े हो जाए। तो अपनी अपनी जगह जो गवर्नमेंट बांटेगी उन्होंने सही से काम करना शुरू कर दिया। इसमें ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, यानी हमारे पास पहली बार सेंटर और प्रोविंशियल हिस्सों में गवर्नमेंट को बांटा गया। आज की डेट में क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट होती है। प्रोविंसेस को उस टाइम पे स्टेट बोलते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। उस टाइम पे स्टेट ना बोल के प्रोविंशियल बोल दिया गया। द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड। गवर्नर कौन था इसका, अच्छा एक और पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई, यानी गवर्नर जो पहले हुआ करते थे अब वो किसके नीचे आ गए, 3rd नंबर पे आ गए। यानी कि आपका वाइसराय, सेक्रेटरी, उसके बाद गवर्नर भी थे, ठीक है। गवर्नर थे सिर्फ, ये ना गवर्नर ऑफ इंडिया ना ही गवर्नर ऑफ बंगाल, अब सिर्फ गवर्नर थे। 3rd नंबर की इनकी पोजीशन थी। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड बन के रह गए थे। एग्जीक्यूटिव समझते हो, एग्जीक्यूशन से बना है। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, तो एग्जीक्यूट लॉ मतलब लॉ लगाने वाला। तो ये बेसिकली पुलिस वाली भूमिका निभा रहे थे ये। इनकी औकात इतनी सी रह गई थी, समझ लो, ठीक है। क्योंकि मतलब इनकी कोई गलती नहीं थी, इनके जो पूर्वजों ने गलती की थी उसकी वजह से गवर्नर की पोस्ट ही नीचे कर दी, ठीक है। मतलब वो लोग पैसा लूट रहे थे ना, रानी भड़क गई, उनकी पोस्ट ही नीचे कर दी। तुम लोग रहोगे पर रहोगे इनके नीचे। अब आओ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई मतलब भी 2 होता है, यानी लेजिस्लेचर के भी 2 हिस्से किए गए, 2 टुकड़े किए गए इसी एक्ट में। अच्छा, सबसे ज्यादा काम ना इसी एक्ट में किया गया, अगर आप देखो इस वाले में और इसके अगले वाले में, इन 2 में सबसे ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट बिल्कुल टूट रही थी। तो जितना अच्छा कर सको गवर्नमेंट कर रही थी टिके रहने के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो 2 हिस्से हुए, जिसमें बनी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज भी है, ठीक है, और हमारी बनी काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बेसिकली लोकसभा, जो आज की डेट में लोकसभा, उसको उस जमाने में क्या नाम दिया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का काम आप समझ जाओ यहीं से, लोकसभा का क्या काम होता है, लॉ बनाना, यानी कि, ठीक है। और दूसरी कौन सी, राज्यसभा। तो होते हैं पार्लियामेंट के हाउसेस, ठीक है। तो राज्यसभा आज बोला जाता है, उस टाइम पे क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि सारे काउंसिल मेंबर्स कहां बैठते थे उस जमाने में, राज्यसभा में। वो क्या होता था, ये लोग जो लॉ बना के भेजते थे उस पर क्या मोहर लगाने का काम किसका होता था, राज्यसभा का। तो वहां सिर्फ काउंसिल के मेंबर बैठते थे, और यहाँ पे सारे अदर गवर्नमेंट के जितने भी लोग थे, यानी जो गवर्नमेंट वाले जो अपॉइंट किए जाते थे वो बैठते थे। गवर्नर भी नहीं बैठता लोकसभा में, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम बोलते हैं लोअर हाउस। तो यानी कि राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे, अपर हाउस। तो देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम याद करना बड़ा आसान है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी नाम है वो एल से हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस, एल फॉर एल। देन लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोकसभा, एल एंड एल। तो फर्स्ट वर्ड एल से, यानी कि अगला जो बचा वो जितने भी नाम है वो राज्यसभा के। राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, ठीक है। ये हो गया। इसके अदर नाम्स भी आपको यहाँ पे बता दिए गए।
अब इसमें क्या हुआ, एक और चीज होती है, पहली बार फर्स्ट टाइम इलेक्शंस लोगों ने देखे होते हुए, पहली बार इनके सामने इलेक्शंस हुए। इससे पहले इलेक्शंस क्या होते थे इंडियंस को बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है, सुना था सिर्फ, ठीक है। सम इंडियन वुमेन, इस इलेक्शन में खास बात ये थी कि कुछ वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। इससे पहले लगभग 19th सेंचुरी से पहले यानी 1860 तक अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में कहीं भी वुमेन्स को इलेक्शन की राइट्स नहीं थी। 1862 या 3 में जाके वुमेन्स को पहली बार यूएस राइट देता है टू वोट, कास्ट वोट। देन उसके बाद दुनिया भर में वुमेन्स को राइट मिलती है इलेक्शन करने में। पहले सिर्फ मेन वोट कर सकते थे, ठीक है, और वुमेन्स को इवन बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। ये पहली बार इंडिया में भी ये चीज आई और इंडिया की वुमेन्स को बाहर निकल के वोट देने का मौका दिया गया, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड, और यहां पे हमारे सामने आज जो एग्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीएससी का जो एग्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, जो यहाँ एस्टेब्लिश होता है इस वाले में, इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई, जिसमें अब पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती थी एग्जाम देने के लिए, यानी कोई भी इंडियन हो चाहे कोई हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। और इसी एक्ट में साइमन कमीशन को भी अपॉइंट किया गया फर्दर बंटवारे की बात करने के लिए, अपॉइंट किया गया। साइमन कमीशन का रोल इसके बाद शुरू हुआ, इसमें मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट में कि साइमन कमीशन को वापस लौटा दिया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है, बताइए, तो आगे बढ़े फिर। यहां तक ऑनलाइन किसी को कोई डाउट या फिर आप लोग को कोई डाउट तो बता दीजिए कि आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। दूसरी क्लास हिंदू वोकैबुलरी की होगी एज यूजुअल, और एक तीसरी क्लास भी छोटी सी होगी जिसमें मैं जीएस जीके की ट्रिक्स, नदियां ये कैसे याद करें, आसपास के माउंटेन सटे हुए कैसे, वो ट्रिक के साथ पढ़ा दूंगा। थोड़ा नाम फनी होगा क्योंकि मैंने खुद ही क्रिएट करी है कई साल पहले, तो नाम शायद फनी होगा, लेकिन आपको ट्रिक से सिस्टर स्टेट्स या इस तरीके के जो भी हैं सटे, बांग्लादेश के सटे हुए तट कौन कौन से हैं, एग्जाम में कभी आ जाता है तो वो आपको पता रहेगा, मेरी ट्रिक अगर याद रहेगी। वो एक क्लास आज हम एक नई क्लास एक शुरू, छोटी सी 15-20 मिनट की 25 मिनट। खैर फिलहाल यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा, उसके मैं नोट्स नहीं दूंगा, उसको मैं वर्बली लिखूंगा या फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, जो लास्ट वाली क्लास हो। ओके, बताइए, क्लियर है बेटा यहां तक? मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप जाके क्या है ना फिर मेरी वीडियोस देख लिया करो। आप लोग को तो मैंने सभी एक्सेस दे रखा है, ऑफलाइन में अक्सर कोचिंग रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं देती, मैं देता हूं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे आते हैं 1935। ये सबसे बड़ा एक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी हमने आज वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी काफी चीजें कॉपी की गई हैं और किसी एक्ट की कॉपी नहीं की गई, इसकी कॉपी की गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्या है भाई इसमें? पहली बात तो लिखा भी है सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट है, ठीक है। अगर एग्जाम में तो विच वन इज द लॉन्गेस्ट एक्ट, तो ये है। अगला सवाल, इसमें क्या हुआ? इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट एक्ट्स। इसको ये एक्ट 2 एक्ट से मिलके बना या फिर इससे 2 एक्ट बने, आप कुछ भी समझ लो, यानी कि 2 एक्ट का मिक्सचर था, इसलिए इतना लेंदी था। इसमें कौन से 2 एक्ट थे? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, अरे गवर्नमेंट ऑफ बर्मा से भी हमने कॉपी किया था, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा को उस टाइम का एक्ट ब्रिटिश ने कॉपी किया, बर्मा वाला एक्ट। उन दोनों को मिला के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल करके, यानी खुद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट, उससे मिलकर ये एक्ट बना था, ठीक है। इसने क्या क्या चेंजेस लाए? तो भाई कुछ 8-10 चेंज लाए, जिसमें हमको रेलवे वाला भी दिखेगा, आरबीआई बैंक का सेटअप भी इसी कानून से हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया, कैसे आया, तो इसी से आया, ठीक है। देखिए, पहले हमको देखने को क्या मिली? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी, यानी अब प्रोविंसेस अपने आप को खुद से चला सकती थी, ऑटोनॉमी खुद से करने का मौका मिला प्रोविंसेस। इससे पहले क्या था? प्रिंस विंस चला रहे थे, लेकिन अब क्या है, प्रिंस के अलावा गवर्नमेंट भी वहां पे होगी जो चीजें देखेगी, ठीक है। डायरकी यहाँ पे खत्म कर दी गई, किस लेवल पे? प्रोविंशियल लेवल पे। सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी खत्म कर दी थी, जो कि इससे पिछले एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी। जैसे इससे पहले इंट्रोड्यूस की गई, इस वाले में डायरकी हटा दी गई, ठीक है। अगला क्या है? डायरकी लेकिन रही सेंटर में। प्रोविंस में तो 2 हिस्से थे ना, सेंटर एंड प्रोविंशियल, तो प्रोविंशियल से हटा दी गई लेकिन सेंटर में रखी गई। डायरकी होगी सेंटर में होगी। डायरकी मतलब गवर्नमेंट के फंक्शन करने का तरीका 2 तरीके से होगा। द सब्जेक्ट अंडर द फेडरल लिस्ट, तो क्या होगा? इसके अंदर पहली बार हमको क्या मिली? फेडरल लिस्ट मिली, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। फेडरल लिस्ट होती है हमारी, जिसमें हम फेडरल फंक्शन करते हैं। फेडरल मतलब सेंटर के जो फंक्शन जिसमें दिए रहते हैं कि सेंटर क्या क्या काम करेगा। जैसे सेंटर हाईवे बनाएगा फॉर एग्जांपल, सेंटर, अब ये स्टेट जो गली की जो गलियां बनानी है वो सेंटर का काम नहीं है, वो किसका काम है? आपका, जाहिर सी बात है आज की डेट में स्टेट का काम है, वो फेडरल लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट सेंटर का काम। फेडरल मतलब जहां यूनियन एंड स्टेट मिलकर काम करे, और यूनियन लिस्ट मतलब जहां सिर्फ यूनियन काम करे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट होती है जहां स्टेट काम करे। स्टेट के अंदर में पुलिस आती है और आर्मी आती है सेंटर यानी यूनियन लिस्ट के अंदर। तो ये लिस्ट बताती है कि हमारे अंडर में क्या काम है, और बाकी जो है दूसरी लिस्ट उसके, यानी इंडिया के अंदर इस टाइम 3 ही लिस्टें याद रखना, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फेडरल लिस्ट। तीनों का क्या काम है मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, बहुत उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, फेडरल लिस्ट क्या है? जहां पे मिलकर गवर्नमेंट काम करती है, इसलिए डायरकी नाम भी है, ठीक है। रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर, अब ये क्या चीज है उसको हमको नहीं जाना, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, ये आपके एलएलएम के लेवल का है, यानी मास्टर्स के लेवल का, उसमें मैं नहीं जाऊँ। अब आइए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यहाँ पे नया नाम एक और दिया गया, लोअर हाउस को फेडरल असेंबली बोल दिया गया, बस इतना काम किया गया, ठीक है। लोअर हाउस का एक नया नाम आ गया, फेडरल असेंबली, ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट का एक नया नाम, हमको नया नाम क्या, वही नाम कंटिन्यू किया गया, अपर हाउस।
फेडरल कोर्ट हमको देखने को मिली, यानी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल के सुप्रीम कोर्ट को ही हमने क्या बोल दिया, फेडरल कोर्ट बोल दिया। ठीक है, एक नया नाम सुप्रीम कोर्ट का रख दिया गया। फेडरल कोर्ट को यहाँ पे यानी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया दिल्ली में। किस एक्ट में स्टैब्लिश किया गया है? 1935 वाले एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, अच्छा देखो मैं वही कंफ्यूज था, मैंने पहले दिन पूछा भी था कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुई है। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई 1937 में। मैंने 1937 में कंफ्यूज था, मैंने पूछा था, मेजोरिटी ने 1935 बताया था। आज क्लियर कर लो, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई है, एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 1937 में दिल्ली में गई है। 1935 में उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्चुअल में उसको जो रखा गया 1937 में स्टैब्लिश किया गया। डेट को अंडरलाइन कर लो, आती है। इस टाइम पे एक चीज बोली गई, जो सुप्रीम कोर्ट सेटअप होगा उसमें एक चीफ जस्टिस और 6 से ज्यादा जजेस नहीं होंगे। अच्छा, कंपोजिशन में भी मैं गलत बता गया फिर इसका मतलब, अभी जो मैं पढ़ा रहा था कंपोजिशन में 7 जजेस हैं, और जो मैंने पढ़ाया था उसे सही कर लेना। ठीक है, कंपोजिशन में टोटल 7 जजेस हैं, 6 अदर जजेस एंड एक चीफ जस्टिस, यानी अर्लियर देयर वाज 7 जजेस। अच्छा, मैं जो पढ़ा गया वो काउंसिल वाला पढ़ा गया, काउंसिल में पहले 4 और 1 लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी चलो उसको सही कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीफ जस्टिस था और 6 जजेस थे, यानी 7 लोग हुआ करते थे। ठीक है, और यहां पे भी लिखा हुआ है, आप ऊपर करेक्ट कर लो चाहे यहां से कर लो। एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1937 में अप्रैल में। अब इसके जब ये दिल्ली में आई, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने दिल्ली में जब ये आई? इससे कैलकाटा वाले तो हमको पता है कौन थे कैलकाटा के चीफ जस्टिस, चल लीजिए एम पे। ठीक है, वो पहले भी चीफ जस्टिस, लेकिन जब दिल्ली में आई तो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुई उसके पहले चीफ जस्टिस ने। अगर ये सवाल आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी तो हमको नहीं मिली ना, अभी 1937 की बात हो रही है, आजादी हमको कब मिली है? 1947 में। तो इंडिपेंडेंस कब से शुरू हुई? 1947 के बाद से। उससे पहले के पीरियड को हम क्या बोलेंगे? बिफोर इंडिपेंडेंस बोलेंगे। तो अगर पूछता है कि पहले चीफ जस्टिस, इंडिपेंडेंस से पहले चीफ जस्टिस कौन थे, यानी जस्ट पहले कौन थे, तो वो कौन थे आपके? सर मॉरिस गायर साहब। ये इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चार्ज कब लिया? सुप्रीम कोर्ट तो आगे, मतलब फेडरल कोर्ट तो आगे थी 1937 में, पर वो शुरुआत नहीं हुई थी। जब अपॉइंटमेंट हो उसके बाद शुरुआत हुई, बिल्डिंग बनके रेडी थी। इसमें पहली बार ये कब बैठे? 1 अक्टूबर 1937, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। यानी अप्रैल से कितने महीने ऊपर हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6-7 महीने ऊपर हो गए इस टाइम बैठे जाके। इसके बाद अगर ये अगला सवाल देखो, जस्टिस हरिलाल जैकी सुंदस कानिया, इसका शॉर्ट आता है HJ कानिया आता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, ये क्या थे? पहले चीफ जस्टिस बने इंडिया के। ये भी पहले चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये इनके बारे में क्या खास बात थी? ये इंडियन थे। इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस बने थे वो तो ब्रिटिशर थे, लेकिन पहले इंडियन चीफ जस्टिस जो बने उनका नाम क्या था? फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका नाम था HJ कानिया। कानिया नाम से याद रखना, बड़ा ही फनी नाम है, कानिया जैसा लग रहा है कोई गुंडे का नाम है। ठीक है, लेकिन है क्या? कानिया साहब ये पहले चीफ जस्टिस इंडिया के इंडियन बने। ठीक है, और इन्होंने जो अपॉइंटमेंट लिया, जब हमारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अगेन उसका नाम ट्रांसफर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, 26 जनवरी को उन्होंने चार्ज ले लिया। ठीक है, 1950। और क्या हुआ था 26 जनवरी को? कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था इस दिन, है ना? ठीक है, उसके बाद इंडियन काउंसिल जो चल रही थी अब तक, उसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पे अब कोई काउंसिल इंडियन नहीं। ठीक है, फ्रेंचाइज क्या था? एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे पहली बार हमको डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिले। यानी अब तक क्या था? इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना ये बोला जाता था, लेकिन अब क्या था? पहली बार इलेक्शन में आप डायरेक्टली इलेक्शन खुद करा सकते हो, इंडियंस को मौका दिया गया इलेक्शन कराने का। ठीक है, इसीलिए हमने बताया था प्री ट्रायल इलेक्शन होता है 1946 में, स्टार्टिंग में पढ़ाया मैंने। ठीक है, वो इसी के बाद हुआ है। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन, यानी जो स्टेट, अब यहाँ पे क्या था? अब इतना पता चल गया था कि इंडिया आजाद बहुत जल्दी होने वाला है, कब होगा ये पता नहीं था, लेकिन जल्दी आजाद होगा। ठीक है, क्योंकि हिटलर बड़ी मार रहा था यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी इस टाइम पे। ठीक है, तो आजादी दूर नहीं थी। तो बात क्या चल रही थी बेटा यहाँ पे कि स्टेट बहुत ज्यादा प्रोविंसेस हैं छोटे छोटे, तो क्यों नहीं इस पे भी काम किया जाए कि छोटे छोटे स्टेट हो जाए, मतलब स्टेट मतलब कि उन्हीं कुछ राज्यों को मिलाकर के एक स्टेट बना दी जाए आने वाली डेट में, जिससे क्या है हमें ज्यादा नक्शा अपना जब हम बनाए इंडिया का तो हमें आसानी हो, वरना वो नक्शा बड़ा हौच पौच था पहले। ठीक है, उसी को हमने बोला रीऑर्गेनाइजेशन। किस चीज को ऑर्गेनाइज करना? प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो हम रीऑर्गेनाइज किस नाम से कर रहे थे? स्टेट के नाम से कर रहे थे। ये सब इसी टाइम हो रहा था। कुछ अदर पॉइंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि रेलवे का सेटअप यहीं पे हुआ। ठीक है, रेलवे का सेटअप 1935 में होता है। आरबीआई का सेटअप भी हुआ 1935 में। देखो कंफ्यूज मैं इस वजह से भी था क्योंकि आरबीआई का सेटअप हुआ 1935 में, जो मैं 1935 डेट बोल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट का सेटअप हुआ 1937 में, लेकिन डेट सेम है 1 अप्रैल दोनों की। बस आप लोग याद रखना, डेट सेम है, ईयर का फर्क है। और ये आरबीआई पहले सबसे पहले कहां सेटअप हुआ? कोलकाता में हुआ। ठीक है, कलकत्ता ही पहली प्रायोरिटी हुआ करता था हमेशा, देन दूसरी प्रायोरिटी दिल्ली हुआ करता था। ये एक्ट प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यानी बेसिकली इसमें पहले, इससे पहले वाले एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन थी, इसमें एक और नया एग्जाम आ गया जिसको हमने बोला ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जेपीएससी, जो आज भी चलता है। ठीक है, बस एक नया एक एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोविंशियल लेवल पे बांटने की बात की गई और फेडरल लेवल पे बांटने की बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आइए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई लाहौर सेशन में, 1929 तक चला। अभी लंबा है यार काफी।
समझाने में टाइम लगेगा, चलो देखते हैं कितना हो सकता है। पूर्ण स्वराज का ही नाम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1930 में, यानी इस टाइम पे लोग कह रहे थे कि अब भाई इंडिपेंडेंस हमें दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है, अब खत्म। वो जो बंगाल वाला था वो क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी या फर्स्ट बैटल ऑफ, ये क्या था, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दोनों के नाम में डिफरेंस है। ये कहाँ हुआ था, इसकी मीटिंग हुई थी, यानी ये जो 1930 में हुआ इसकी मीटिंग पहले से चल रही थी कहीं पे, 1928 में हुई थी लाहौर में। इसका असर हमें 1930 में पूर्ण स्वराज के रूप में दिखा। पूर्ण मतलब ही होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इंग्लिश, ठीक है। इट डिड नॉट हैव अ लीगल, ये कोई लीगल बॉडी नहीं थी या कोई ऐसी बॉडी नहीं थी रजिस्टर्ड हो, कि एक मैनिफेस्टो की तरह थी। व्हाट इज मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो होता है एक पेज जिसमें आपने डिमांड्स रखी हो, हमें क्या क्या चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू चढ़े लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में, माइक उठाया और बोलने लगे हमारी ये डिमांड है और हमको अब चाहिए पूर्ण इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें चाहिए अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक कागज पढ़ दिया डिमांड के साथ, 50-30 शर्तें थी उसके अंदर, उसी को हमने क्या बोला, मैनिफेस्टो, ठीक है। इट कॉल्ड फॉर, इसमें मेन चीज क्या थी, इसमें क्या था, टाइज, मतलब क्या है कि अब हमको, आप हमसे बातचीत कर लो ब्रिटिशर साहब और हमें क्या है, आजादी दे दो, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और 19 दिसंबर 1929, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो लाहौर सेशन 1929 में था, तो इस सेशन में इन्होंने क्या किया, 1929 के दिसंबर की 19 तारीख को पूर्ण स्वराज का एक्ट पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि हम इसके लिए अब शुरुआत करते हैं। और ये असर कब हुआ आपको पता है, 1930 में जाके इसका असर दिखा। अब आइए, कांग्रेस रेगुलरली ऑब्जर्व, इस दिन को 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के नाम पे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज की याद में स्टेब्लिश किया गया। बेसिकली क्या था हमारा, कि हम जब भी आजादी लेंगे, आजादी हम कब लेंगे, 26 जनवरी को लेंगे, ये इस पूर्ण स्वराज में डिसाइड हुआ था, जो कि हम ले नहीं पाए। हमको आजादी मिली 15 अगस्त में, तो ये जो डेट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी इंडियंस के लिए, क्योंकि इस जमाने में इन्होंने पहली बार ये क्या किया था, पूर्ण स्वराज की जो मीटिंग थी फाइनल यहाँ पे खत्म हुई थी 26 जनवरी। इस डेट को उन्होंने पकड़ के ये बोला कि डेट को कुछ तो इंपॉर्टेंस दी जाए, तो हमने क्या, कि हमने इसमें पहली बार इंडिपेंडेंस के लिए बड़े लेवल पे रैलियां निकाली हैं, तो इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से याद करें। इंडिया में ये जो दिन है सेकंड नंबर पे गिना जाएगा आफ्टर रिपब्लिक डे, ठीक है। तो 26 जनवरी यहां पे आया, उसके बाद तो 26 जनवरी इज रिलेटेड टू पूर्ण स्वराज। उसके बाद 1947 में ब्रिटिश एग्री हो जाते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस दे देते हैं इंडिया को, और यहीं पे हमको हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूव भी कर देती है। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया है, वॉज मैंडेटेड। और 26 जनवरी 1950 को हमारा 1930 की याद में क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश कर देते हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी फाइनल पहली बार जो है दिल्ली में कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अगस्त, इसके बीच में क्या हुआ, अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर मैंने ऐसे ही बताया था, अगस्त में एक ऑफर दिया गया इसलिए नाम पड़ गया अगस्त ऑफर। एग्जैक्ट डेट है 8 अगस्त 1940। इसमें वायसरॉय ऑफ इंडिया जो उस टाइम चल रहे थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने ऑफर दिया शिमला में, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने बताया था शिमला ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेश प्रपोजल, एक नया प्रपोजल, जिसमें क्या बोला कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसी की बात से क्या हुआ, इंडियंस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया 1946 में आकर के, ठीक है, यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था। ये जो टाइम था ना, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर का चल रहा था, 1942 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी। तो उन्होंने बोला लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1942 में, तो जैसे कि उन्होंने वादा किया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आते हैं इंडिया के अंदर। क्रिप्स साहब आते हैं प्लान लेकर के कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या क्या उसमें आप लिख सकते हो, मतलब उसमें भी अपनी शर्तें लगाते हैं। तो क्रिप्स मिशन आते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट भेजती, कब भेजती, मार्च 1942 में इंडिया के अंदर, और इसीलिए ये 1942 लिखा हुआ है यहाँ पे। इंडियंस का कॉपरेशन ले लो जाकर के, ठीक है, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हैं, और क्या है वो वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अभी हमारे बड़े सोल्जर मारेंगे, अभी वर्ल्ड वॉर चली रही थी 1942 में, तो इंडियंस के जो वो है सिपाही, उनको ले आओ, 1-1.5 लाख सिपाही इंडियंस के पास भी थे, उनको क्या है यहाँ ले आओ, जंग में लड़वा दो, ठीक है, अगर वो जंग में लड़ लेते तो हम आजादी दे देंगे, ये प्रपोजल रख दो, ठीक है। ये रिजेक्ट हो जाता है, और इसको हेड करने वाले कौन थे, सर रिचर्ड स्टेफर्ड। इस टाइम पे दो जो बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हम अपने लोगों को क्यों भेजें भाई आपके पास। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो वर्ल्ड वॉर तो 1943 में, 1944 के पीरियड में खत्म हो ही जाती है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। ये भी मिशन जो था ये आजादी देने के लिए आया था, ठीक है, ये फरवरी में आए थे। इसमें जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे लॉर्ड क्लेमेंट एटली, इन्होंने इसको भेजा था लोगों को क्या करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी जो इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर को ट्रांसफर करना है, किसको करना है पावर ट्रांसफर, इंडियंस को, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, क्या होगा, उसकी शर्तें बताने के लिए इसमें पहले मुस्लिम लीग बाइकआउट करती है, देन उसके सपोर्ट में आ जाती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में शुरू से रहती है, तो ये सक्सेस हो जाता है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये आखिरी एक्ट है ब्रिटिशर के, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाला कौन सा आखिरी एक्ट है, तो ये है, नाम ही है इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी ये हम कानून जो बना रहे हैं ब्रिटिशर ने बोला तो याद किया जाएगा इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। इसमें जो इंडिपेंडेंस दिलाने वाले, यानी कि इंडिया के लास्ट वायसरॉय, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने, इंडिया के आखिरी वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने ये प्लान प्रपोज किया मई 1947 में, यानी आजादी हमको अगस्त में मिली पर शुरुआत मई से हो गई थी, कि भाई क्या है, प्रोविंसेस को आजाद डिक्लेयर कर दो, यानी अब राजा महाराजा का शासन खत्म कराओ, हम जा रहे हैं तो वो राजा महाराजा भी नहीं रहेंगे। अब क्या होगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे इलेक्शंस हुआ करेंगे, तो क्या है, प्रोविंसेस खत्म किए जाए। अब प्रोविंसेस खत्म मतलब राजा महाराजा खत्म, ठीक है। इस पे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन मई से अगस्त तक बात चली, लेकिन मान गए। 3 जगह के लोग नहीं माने थे, जो मैंने बताया भी था वर्बली, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर
और एक जगह और थी हैदराबाद। ये हैदराबाद के जो नवाब थे वो नहीं माने थे छोड़ने के लिए अपनी जगह, बाकी इंडिया वाले सब एग्री कर गए थे। तो ये पार्टीशन डिसाइड हो गया था। 14 को पाकिस्तान बना, 15 को इंडिया बना। इसके 2 टुकड़े करे, जाते जाते भी लड़ा के गए, बहुत मौतें हुई थी उस दिन। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अच्छा, अब क्योंकि इंडियंस को समझ में नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट कैसे चले, अचानक भाई 1600 से मुगलों के पीरियड से ब्रिटिशर ने संभाल रखा था, उससे पहले मुगलों ने, राजाओं ने संभाला। इंडियन ने कभी ना इलेक्शन कराया, ना कभी समझ में आया उनको। सुना जरूर था, पढ़ा जरूर था, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री को एक ही दिन में इनके पास कंट्री आ जाए, कुछ नेता लोग खड़े हों और वो लोग क्या करें, चला लें इसको, इतना आसान तो है नहीं। ठीक है। तो क्या किया गया बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट कहां गया, लॉर्ड माउंटबेटन कोई पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का भी बनाया गया। आजादी के बाद भी पहले गवर्नर जनरल, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए क्या है, हम आपको कुछ अपने तरीके सिखा के जाएंगे, किस तरीके से काम करना है। तो इन्हीं को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन बने, वायसराय नहीं, ये लास्ट वायसराय थे, लेकिन पहले गवर्नर जनरल भी थे आजाद इंडिया के। ठीक है। तो पोस्ट चेंज करके इन्हीं को फिर से पोस्ट दे दी गई। और एम ए जिन्ना साहब को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान, एम ए जिन्ना साहब ने कहा मुझे ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद चलाऊंगा भाई जो भी चलाना है। तो पाकिस्तान का उन्होंने खुद गवर्नर जनरल बनना पसंद किया, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट बने। ठीक है। अब इसके बाद आता है आखिरी सवाल जो एग्जाम में अक्सर आता है कि पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे। पहले ही इंडियन गवर्नर जनरल बने, इंडिया का कोई आज तक गवर्नर जनरल तो बना नहीं था ना वायसराय, लेकिन ये पहले ऐसे बंदे जो जिनको इनके बाद, क्योंकि अब जाने लगे तो क्या अब मैं जा रहा हूं, अब मैं क्या अपनी जगह किसी इंडियन को गवर्नर जनरल बना जाता हूं कि मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। उसके बाद आप इलेक्शन कराते ना, मुझसे नहीं रुका जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो जब गए तो ये पहले बने और आखिरी भी है, क्योंकि इसके बाद तो इलेक्शन हो गए। तो पहले और आखिरी इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जिनका शॉर्ट में प्यार से लोग इनको राजा जी बुलाते थे। राजा थे नहीं, लेकिन इनका नाम था राजा जी। ठीक है। ये आपका यहाँ पे पॉलिटी का रिगार्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट होता है। अब हम जो जाएंगे फर्दर, अब हम जाएंगे इसके अंदर, यानी अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। बेसिकली मैं आपको पार्ट्स का नाम याद कराऊंगा, शेड्यूल का नाम याद करूंगा विद ट्रिक, आपको जो शेड्यूल्स हैं 12 के 12 पार्ट्स जितने भी सब याद हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में बटा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में बटा हुआ है, ये अब चैप्टर्स में बटा हुआ है। ये मैं आपको पहले कंटेंट ही याद करूंगा। एक बार आपको कंटेंट याद हो गया, देन आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो कल हम इस पर वर्क करेंगे।